तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है। लोगों का विश्वास डगमगा गया है। बात है कि नॉन मुस्लिम है ना, सीजीआई ने पूछा है ना कि तिरुपति बालाजी के बोर्ड में, शाजिया जी, तिरुपति, एक तो आप इतना आपा क्यों खो रही हैं? अपना आराम से हम लोग इत्मीनान से बात करें, क्यों आपा खो रही हैं? नहीं, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों शूट कर रही है जबरदस्ती का? दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही आप लगातार देख रहे हैं कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गंदगी उगलने का काम कर रहे हैं। वो राइट विंग के लोग कर रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या बोल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन ऐसा हुआ क्या, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसके मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर 2 बड़े घटनाक्रम घटते हैं। और ये दोनों घटनाक्रम जरा गौर से देखने चाहिए, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि एक संदेश जो पहुंचाया गया था राइट विंग के पास, उस पर अक्षरांश यानी शब्द शब्द, हर्फ दर हर्फ उसका पालन गोदी मीडिया से लेकर, गोदी चैनल से लेकर, और तो और मैं खोलकर पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 2-2 रुपल्ली के ट्वीट करने वाले दिहाड़ी मजदूर करने पर टूट पड़े हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और सीजीआई के खिलाफ गंदगी उगली जा रही है। लेकिन यह होने क्यों लगा, यह तो आपको दिखाऊंगा। क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब से जुड़ी खबर है, तो इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के एक बयान से जुड़ी खबर है, जिन्हें अचानक से संविधान की चिंता सताने लगी है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया कि वो वाजिब था, वो भी आपको दिखाऊंगा कि उस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे कि क्या एक उपराष्ट्रपति को इस तरह की भाषा शैली या फिर इस तरह की नसीहत देने का अधिकार है, वो भी आप समझिएगा। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं वक्फ संशोधन बिल जिस जेपीसी के पास पहुंचा था, उसका नेतृत्व कोई और नहीं, बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल कर रहे थे। और जब यह पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयाना ले लिया था। बयाना यह कि अगर एक भी गलती निकाल दी जाएगी तो इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब कई गलतियां निकल गई हैं, अब लोग सवाल पूछने लगे हैं इस्तीफा कब दे रहे हैं साहब। और तो और अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे खोलकर चुनौतियां दी जा रही हैं, बताया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और इसके लिए मुस्लिम नेताओं को मैदान में उतार दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज की बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि इन खबरों को जरा गौर से और गंभीरता के साथ अगर आप देखेंगे तो समझिए टाइमलाइन कैसे चल रही है। सबको पता है कि 2 बजे करीब सुनवाई होती है, 2:30 बजे तक सुनवाई कंप्लीट होती है और उसके बाद फैसला सुना देती है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 3 से 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात होती है। एक तो 5 मई तक वक्फ स्टेटस में कोई बदलाव नहीं, दूसरा 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा, तीसरा बोर्ड और काउंसिल, जो वक्फ बोर्ड और काउंसिल है उसमें किसी भी कीमत पर गैर मुस्लिम नहीं शामिल होंगे, जिस पर केंद्र सरकार ने भी माना जी हम करने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई वाला मसला है, उसको लेकर जब आदेश आया है, अंतरिम आदेश आया था, ये तमाम चीजें हैं। इन सब के बीच ये देखिए, नरेंद्र मोदी साहब अचानक से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। किन से मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, भी आपको बता देता हूं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। नरेंद्र मोदी साहब मुलाकात करने पहुंचते हैं और चूंकि कपड़ा देखकर रंग धर्म बताने वाले समझ ही गए होंगे कि किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल ये दाऊदी बोहरा समुदाय है। ये इनसे मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पहुंचते हैं, क्योंकि इन्होंने बाकायदा एक कार्यक्रम किया, माना बताया गया सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो लाया गया सरकार की तरफ से, उसके लिए दाऊदी बोहरा जो समुदाय है उसने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा इससे बेहतरीन तो कोई आज तक हमने कानून देखा ही नहीं। इस तरीके का कार्यक्रम सोचिए कब, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके फौरन बाद। ये क्यों करने की जरूरत पड़ी, अभी टाइमलाइन के साथ समझिए। क्रोनोलॉजी बहुत बताते हैं ना, तो आज क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं। यही नहीं, अभी आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए, ये क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है। लोगों का विश्वास डगमगा गया है। सोचिए, हमारे देश के उपराष्ट्रपति अचानक से इतने भावुक हो जाते हैं, वो किसी और पर नहीं सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने लगते हैं। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। मसला उन्होंने दूसरा जरूर पकड़ा हो, लेकिन ये टाइमिंग बताती है कि सरकार की तरफ से लाया गया वक्फ संशोधन कानून, जिस पर कुठाराघात किसी और ने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसकी ये बिलबिलाहट का नतीजा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि इससे पहले आपने इतनी चिंता सुप्रीम कोर्ट को लेकर, संविधान को लेकर कि संविधान को खतरा, सिस्टम को खतरा, सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं करना चाहिए, नसीहत देते हुए आपने उपराष्ट्रपति को नहीं देखा होगा। मैं बताता हूं कैसे। पहले आप समझिए, जब ये राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तब इनकी कार्यशैली जाकर देखिएगा, उठाकर देखिएगा कार्यशैली कैसी थी। ये हर रोज किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहते थे, क्योंकि आलोचना ही करते रहते थे। अब या तो पश्चिम बंगाल की सरकार काम नहीं कर पा रही थी, ये अति सक्रिय थे, या फिर इस देश के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपाल निष्क्रिय हो चुके हैं। दोनों में से एक बात है। अब उसके बाद ये उपराष्ट्रपति जब से बने हैं, इनकी मिमिक्री कर दीजिए तो ये जाटों का अपमान और किसानों का अपमान बता देते हैं, इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं। उससे पहले ना जाट महिलाओं के साथ जो बदसलूकी बीजेपी सांसद कर वो नजर नहीं आता, किसान जो आंदोलन कर रहे होते उनके लिए एक शब्द नहीं निकलते। ये तमाम चीजें होती हैं, लंबे समय तक आंदोलन चलता, पहले वाले आंदोलन की बात करूं, कोई शब्द नहीं निकलता, कोई बात नहीं करते। जहां पंजाब में जब हो रहा होता तब जरूर याद आती है किसानों की, लेकिन उससे पहले याद नहीं आती। ये तमाम चीजें इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। ये उपराष्ट्रपति एक ऐसे वक्त में बयान दे रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक तगड़ी प्रतिक्रिया दे दी और अंतरिम राहत दे दी वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वालों को। तब इनको याद आया, इन्होंने मसले दूसरे उठाए। मसले क्या उठाए? इन्होंने मसला उठाया कि तमिलनाडु में जो 10 विधेयक राज्यपाल ने रोक रखे थे, उसको लेकर जो आदेश आया कि 10 विधेयक कैसे आप रोक सकते हैं, मतलब आप रोक कर रखेंगे। ये कहते हैं कि जुडिशरी ये नहीं कर सकती, मतलब आप राज्यपाल और राष्ट्रपति होकर चुनी हुई सरकार का अपमान करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि एक राज्यपाल तमिलनाडु में चुनी हुई सरकार की तरफ से पास किए गए विधेयकों को रोकने का अधिकार रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर देगा, तो यह बहुत बड़ा अपमान हो गया लोकतंत्र का। और वो लोकतंत्र का अपमान नहीं है, क्योंकि राज्यपाल चुने नहीं जाते, नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यपाल जब नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है निर्वहन करें, और जनता का अपमान कर रहे थे वो। लेकिन क्या यहां वहां जनता का अपमान नहीं था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल का अपमान बताने लगे। ये बताने लगे हैं कि संविधान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 की ताकत मिली है कि वो किसी भी विषय में इंसाफ के तहत कोई भी आदेश दे सकता है, तो वो एक तरीके से न्यूक्लियर पावर की तौर पर काम कर रहा है। ये शब्दावली इस देश के उपराष्ट्रपति की है। क्यों है? क्योंकि जो सोचा गया था कि राम मंदिर बनेगा, हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे नरेंद्र मोदी साहब, वो हो नहीं पाया। 240 पर सिमट का ये वक्फ बिल लाए, अब लगा हिंदू साथ आएंगे, लेकिन तगड़ा झटका लग गया। तो ये और क्या है, चला इनको एक और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, इनका यहां पर भी चिंता है, जरा सुन लीजिए। There is a committee of 3 judges investigating the matter. But investigation is domain of the executive. सुनिए। Investigation is not the domain of judiciary. He is the committee under Constitution of India. अच्छा। No. Is this committee of 3 judges having any sanction? Under any law emanating from parliament? अब देखिए, मैंने कहा ना, एक तो तमिलनाडु का जिक्र कर दिया इन्होंने। अब बोल तो सकते नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा है उसको लेकर, तो अब ये आ गए कि इस पर आपको याद होगा हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के यहां आग लगती है, वहां करोड़ों रुपए की बात होती है कि वहां मिले थे जली हुई हालत में। उसके बाद से सन्नाटा पसरा हुआ था, ना सरकार इस पर कुछ बोल रही थी, और तो और जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं अधिकारी वो इस मामले को छिपाने में लगे हुए थे। चीफ फायर ऑफिसर का बयान था, उस समय इन्होंने भी नहीं बोला, किसी को चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश वक्फ संशोधन कानून पर आता, उसके बाद से ही सारी चिंताएं याद आने लगी कि सोचिए, एक कमेटी बना दी, उस जज के तबादला कर रहे हो, ये कर रहे हो, आम आदमी होता, आम आदमी की चिंता अब होने लगी। उस समय क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने के लिए इनके पास उपराष्ट्रपति महोदय के पास कुछ नहीं था। अब लोग सवाल उठाने लगे हैं, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन किरण रिजिजू साहब को देखिए कैसे सारे के सारे, देखिए सुप्रीम कोर्ट पर ही बात कर रहे हो किरण रिजिजू। मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। मैं एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। सारे सोचिए, किरण रिजिजू ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते हैं, इस देश के उपराष्ट्रपति बोलते हैं, और ये सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद ये 2-2 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर गंदगी उगलते हैं, तब उपराष्ट्रपति को दिक्कत नहीं, किरण रिजिजू को दिक्कत नहीं, इस देश की सरकार को दिक्कत नहीं। एक संवैधानिक संस्था जिसका अपना एक आचरण है, अपना एक तवज्जो है, उसके अपना एक सम्मान है, उसके बारे में गंदगी उगल रहा है। और कौन उगल रहा है? जो दिन रात मोदी भक्ति करते हैं, सरकार की भक्ति करते हैं, वो गंदगी उगल रहा है। लेकिन उनके खिलाफ बोलने के लिए ना चिंता का विषय है इस देश के उपराष्ट्रपति के लिए। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति को ये जो बयान दिया ये वाजिब है? क्योंकि एक बाकायदा छपा है, इसको पढ़िए, आउट ऑफ लाइन नाम से। इसमें पूरा का पूरा देखिए लिखा हुआ है, एवीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है, यानी उपराष्ट्रपति, हैज नो लोकस स्टैंडी व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड जुडिशियल वर्डिक्ट।
उन्हें अधिकार नहीं है। नो मैटर व्हाट एनी वीपी सेज ऑन एनी करंट अफेयर इशू, हिज पोस्ट मींस हिज कमेंट मस्ट बी discounted entirely. Many governors have strayed so far as to make any distinctions between them and politician meaningless. Dhankar as governor often answer to that descriptions. अब आप समझ लीजिए जो इन्होंने बयान दिया उपराष्ट्रपति महोदय ने, ये सुप्रीम कोर्ट को याद दिला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है और उसकी हदें क्या होती हैं। क्या उपराष्ट्रपति महोदय की कोई हद नहीं है? क्या उनको बयान देते समय ये नहीं सोचना चाहिए था कि आपकी भी क्या हद है? लेकिन मैंने कहा ना, चूंकि बात ये मोदी सरकार पर आई है और मोदी सरकार को लेकर कितने चिंतित रहते हैं इस देश के उपराष्ट्रपति, इस देश के इस वक्त के जगदीप धनखड़ साहब, ये हर कोई जानता है। अब देखिए एक बयान ये था, एक शिवम त्यागी हैं जो अमूमन आपने देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अलग अलग, इन्होंने एक बयान दिया था। किसने? जगदंबिका पाल ने। ये जेपीसी, वो जेपीसी जिसके पास वक्फ संशोधन बिल गया था, उस समय वक्फ कानून में गलतियां निकली तो इस्तीफा दे दूंगा, जगदंबिका पाल ने कहा था, जेपीसी के अध्यक्ष। इस पर शिवम त्यागी ने कहा था इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। क्या कहेंगे आप? अब जब ये जवाब आया तो लोग पूछ रहे, गलती निकालने वालों की सुनी नहीं गई, जो गलती निकाल ले वो देशद्रोही होता है, फिर काहे का इस्तीफा और काहे की गलती। लेकिन अब तो सवाल उठता है ना, गलती तो निकल आई ना, गैर मुस्लिम वाली, कलेक्टर वाली, वक्फ में कोई किसी भी तरह का स्टेटस में बदलाव नहीं होगा, अब इस्तीफा देंगे, लोग सवाल पूछने लगे। खैर इनको देख लीजिए, ये मोहसिन रजा है। मोहसिन रजा बताते हैं नई नियुक्ति को छोड़, ये देशबंधु की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कोई पाबंदी नहीं लगाई। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इन्होंने ये सब कहा है। इनका कहना नहीं, उन्होंने नई नियुक्ति को लेकर पाबंदी नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा, ये सबसे बड़ी पाबंदी है इस समय, चाहे 5 मई तक के लिए ही सही है या नहीं है। तुझे गुमराह करने की किस हालात तक ये पहुंचते हैं वो। अब कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या वक्फ कानून में क्या क्या बदलाव हुए वो समझिए। वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में बदलाव हुए हैं। वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगी, 2 गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे, ये दावा किया जा रहा है। शिया सुन्नी समेत पिछड़े मुस्लिम समुदाय से भी मेंबर होंगे, तब बोहरा और खानी समुदाय से भी आएंगे। अब इसमें देखिए दूसरा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण को लेकर कहा गया है, क्या की रिपोर्ट आएगी, सरकार की तरफ से ऑडिटर नियुक्त किया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। तीसरा है वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा, धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था किसी भी, लेकिन अब ये एक तरीके से खत्म। अब सोचिए इसी सारी चीजों को तो वक्फ का जो स्टेटस है उसे मेंटेन करने का रखा है। अब इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता किस तरह बौखला रहे हैं, जरा आप देखिए, इसको सुन लीजिए। बात है कि नॉन मुस्लिम्स को है ना, सीजीआई ने पूछा है ना कि तिरुपति बालाजी के बोर्ड में, शाजिया जी, तिरुपति, एक तो आप इतना आपा क्यों खो रही हैं अपना? आराम से हम लोग इत्मीनान से बात करें, क्यों आपा खो रही हैं? आप बोल लीजिए। अच्छा मैं लिख लेती हूं। नहीं, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों शूट कर रही है जबरदस्ती का? आपको लग रहा है मैं ब्लड प्रेशर शूट कर रही हूं? मैं ऐसे ही बोलती हूं। नहीं, आप ऐसे नहीं बोलती है, मैं आपसे बरसों से बहस कर रही हूँ। जब मैं इतनी अहमकाना बातें सुनती हूँ, हाँ, नहीं, पर मैं बरसों से आपको सुन रही हूँ, आप ऐसा कभी नहीं बोलती है। आपकी जुबान में हमेशा एक मिठास वाला लहजा होता है। ऐसे ही बोलती हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं बोलती है। आप बोल लीजिए अपना। मैं आपको इससे क्या दिक्कत, मैं अपना आपा खो रही हूँ कि नहीं? अरे कैसे दिक्कत है? मैं आप अब सोचिए इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं इस एक आदेश से कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखला रहे हैं और किसी और पर नहीं, उन्हीं न्यूज चैनल के एंकर्स पर बौखला रहे हैं जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल किया करते थे। ये हालात तो आने ही थे, ये हालात तो बनने ही थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।